नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। पॉलिटी के इस मैराथन श्रृंखला में आप सबों का भरपूर स्वागत है। साथियों, हमने जो आगाज किया है सब्जेक्ट वाइज श्रृंखला का, यह आपके सफलता का अचूक हथियार जो बनता जा रहा है, निश्चित रूप से आपके सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। आइए बिना बड़ी भूमिका के साथ प्रारंभ करेंगे इस श्रृंखला का, शुरुआत करेंगे इस श्रृंखला का। जो लोग भी सेशन को जुड़ गए हैं सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग साथियों। जो लोग भी सेशन में जुड़ गए हैं सबको बहुत गुड इवनिंग। सेशन आज थोड़ा छोटा होना है, 3 घंटे का सेशन होना है, लेकिन कल फिर रात भर का महामैराथन चलेगा। आज सेशन थोड़ा छोटा होगा, कल रात भर का महामैराथन चलेगा। जी हां, सबको गुड इवनिंग है साथियों। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न प्रारंभ हो चुका है। आपके परीक्षा के मॉड्यूल प्रश्न हैं, जवाब सबका आना चाहिए। सर, शिक्षा जो मूलतः राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? एजुकेशन, शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन में कब शामिल किया गया था? जवाब आना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबको गुड इवनिंग है साथियों, सबको गुड इवनिंग है। शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में इसे कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसी के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, 29वां संविधान संशोधन भी 1971 में हुआ है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किसमें है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 358, 320 और 368। साथियों, संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत अच्छे सर, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 368 में संशोधन की विधि या प्रावधान की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। थोड़ा थोड़ा सा हर ऑप्शन को डिस्कस करते रहेंगे ताकि पॉलिटी का कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं हो। सर, अनुच्छेद 358, इसमें आपातकाल के समय मूल अधिकार के निलंबन की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के निलंबन की व्याख्या की गई है, जबकि अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 320 में अखिल भारतीय सिविल सेवा के कार्य पद्धति की बात किया गया है, कार्य पद्धति की बात की गई है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? एक शब्द लगा दिया है सर, मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? भारत में पंचायती राज संस्थान अपना कोष कहां से प्राप्त करते हैं? स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब सबका आना चाहिए। सेशन को एक बार लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, भारत और बिहार के हर एक गांव और जन जन तक पहुंचा देना है सेशन को। सर, भारत में पंचायती राज संस्था अपने कोष किससे प्राप्त करती है? पंचायती राज संस्थान जो अपना कोष मुख्यतः सरकारी अंशदान से प्राप्त होता है, सरकारी अंशदान से प्राप्त होता है, सरकारी अंशदान से प्राप्त होता है। अभी देखेंगे राज्य सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने अपने पंचायतों के लिए 5 वर्ष में 6 करोड़ रुपए के विकासात्मक राशि को फिक्स कर रखा है, विकासात्मक राशि को फिक्स कर रखा है साथियों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहा है साथियों। बहुत बढ़िया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होइए।
एकदम पढ़ना है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है, एक एक पल साथियों एग्जामिनेशन के लिए जीना है। जी हां, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि स्वतंत्र भारत जो है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन से 3 जून 1947 की माउंटबेटन घोषणा जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पहला भारतीय जनरल कौन थे? श्रीराज गोपालाचारी ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। भारत का संविधान अंगीकृत और अस्तित्व में आया था कब? सर, भारत के संविधान कब अंगीकृत और अस्तित्व में आया था? 26 नवंबर 1949 को, जनवरी 26 1950 को, 15 अगस्त 1947 और जनवरी 26 1950 को, जनवरी 26 1949 और जनवरी 26 1950 को। सही जवाब बता देना है मेरे दोस्त, सही जवाब बता देना है। हर एक व्यक्ति का जवाब सही होना चाहिए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया और अस्तित्व में आया था? सर, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था मेरे दोस्त, इसे लागू किया गया था। बहुत अच्छे। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? आप जब संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तब प्रस्तावना के अंत में लिखा हुआ है कि आज 26 नवंबर 1949 इति मार्गशीर्ष इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत की जनता ने, भारत के संसद ने, संविधान सभा में भारत के जनप्रतिनिधियों ने। साथियों, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने। भारतीय संविधान में संविधान सभा में कितना समय लिया था? संविधान बनने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? संविधान सभा ने कितना समय लिया था? बहुत अच्छे। ये कौन है? ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये सब कैसे कैसे लोग सेशन में जुड़ जाते हैं, पता नहीं ये कहां से टपक के आ जाते हैं सब। ठीक है मेरे भाई, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम को एक बार देखो, मूल्यांकन करो और व्यर्थ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं बनो। ठीक है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है मेरे दोस्त। संविधान बनने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों। इसमें लगभग 166 बैठकें हुई थी। 166 बैठकें हुई थी। 166 बैठकें हुआ था, वहीं 11 सत्र आयोजित किए थे। इसी समय में 11 सत्र को आयोजित किया गया था। 11 सत्रों का आयोजन किया था साथियों। बहुत अच्छे। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कंटिन्यू रहना है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है, निलंबन नहीं होता है? समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किसे निलंबित नहीं किया जा सकता है मेरे दोस्त? आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 का, अनुच्छेद 21 और 20 का निलंबन नहीं होता है। अनुच्छेद 21
और 20 का निलंबन नहीं होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। जीवन के अधिकार का निलंबन नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे, जीवन के अधिकार का निलंबन, सर्ववाक्य एवं अभिव्यक्ति का निलंबन हो सकता है। बहुत अच्छे। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 को, और 20 में है अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जाते हैं? मौलिक अधिकार का निलंबन किस प्रकार होता है? सर, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट दो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इसका स्रोत यूएसए का संविधान है, यूएसए का बिल ऑफ राइट है। यूएसए के बिल ऑफ राइट से इसे ग्रहण किया गया है, बिल ऑफ राइट से ग्रहण किया गया है। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? लाजवाब लाजवाब प्रश्न है सर। यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बना दे, बिल्कुल गलत है। यदि सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे, कभी आदेश नहीं देता है इसके लिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करता है। साथियों, कौन लोकसभा को इसको अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? कौन लोकसभा को अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसमें से कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? सर, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बहुत अच्छे। राज्यसभा किसके द्वारा जो है भंग किया जा सकता है? साथियों, राज्यसभा, बोर्ड पर बने रहे, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का होता है। राज्यसभा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 250 है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, 245 है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब सबका आना चाहिए, हर एक व्यक्ति का जवाब आना चाहिए सर। बहुत अच्छे। राज्यसभा किसके प्रति, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? सर, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? सर, इसमें से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना। दूसरा, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, हाई कोर्ट कहोगे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर एक अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करता है। एक अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करता है।
राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा, जी हाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट करता है सर। अपराधियों को पकड़ना, उन्हें दंडित करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, बहुत अच्छे सर। ये केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हिस्सा है उसके, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा होता है। भारत के किस न्यायिक समीक्षा को का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है? बहुत अच्छे। भारत में किसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त करना? मेरे भाई केवल पकड़ना नहीं है, उसमें दंड भी लिखा हुआ था, ऑप्शन को पढ़ लो, उसमें दंड भी लिखा हुआ था। बहुत अच्छे सर। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, संसद को। जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू का न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल भी बताते चलेंगे सबका, जी हां आर्टिकल देखते रहो। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल क्या है? एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, सर मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क का हिस्सा है, इसे शामिल किया गया है। संविधान संशोधन, किस संशोधन में इसे शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया था। किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे लाया गया। तो मौलिक कर्तव्यों में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा देना, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। साथियों श्रद्धा उत्पन्न करना, बहुत अच्छे। न्यायिक पुनः वहां वही जुडिशियल रिव्यू भी है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे सर। उपराष्ट्रपति को जो पद है, वो पद है किसके लिए? बोर्ड पर बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, संविधान के द्वारा सृजित है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित है, संविधान से अलग प्रावधान है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के कंटिन्यूटी के लिए इसे लाया गया है, कंटिन्यूटी के लिए लाया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। सर मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है स्वयं से, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को कब बर्खास्त करता है? साथियों प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर उसे बर्खास्त करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए किससे? लोकसभा की सदस्यता के लिए किसी उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के लिए उम्मीदवार की आयु
25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सर, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा राज्य झारखंड बना, तीसरा राज्य झारखंड बना, तीसरा राज्य झारखंड बना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, झारखंड बिहार से सन 2000 में किया गया था। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत के पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था साथियों? भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1948, 50, 51, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत अच्छे, जवाब सबका आना चाहिए, हर एक व्यक्ति का जवाब पहुंचना चाहिए सर। भारत का पहला आम चुनाव 1951 में, 1951 में 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से यह स्टार्ट हुआ था, 21 फरवरी तक चला था, 21 फरवरी तक चला था साथियों। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? 1957, 52, 59, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ 1959 में हुआ है। 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1929 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था साथियों। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? बहुत बेहतर, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी ने 2 बार पूछा है, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। एक बार पूछा है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यहां देखना, एक क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का संबंध किससे था? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का संबंध किससे था? कार्यक्रम का संबंध किससे था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था मेरे दोस्त, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1953 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बहुत अच्छे, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्त। आज थोड़ा छोटा सेशन होगा, लेकिन कल रात भर किसी एक विषय के साथ आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। जी हां, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। प्रिवी पर्स को समाप्त किया था, प्रिवी पर्स को समाप्त किया था इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 के लिए बैच मॉड्यूल हो चुका है। आप सब के जो भी अपने हों, उन अपनों की सफलता के लिए इसमें नामांकन कराएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। देखो, मौलिक कर्तव्य अभी हमने डिस्कस किया है सर,
मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। नहीं, आज 500 क्वेश्चन नहीं होगा, आज 150 क्वेश्चन होगा मेरे भाई, आज 150 क्वेश्चन होगा। चलिए सर, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं था, प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों को उपरोक्त में से कोई नहीं, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक स्वीकृति तो इसे प्राप्त है, इसे प्राप्त है, इसे प्राप्त है, लेकिन इसे कौन प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में दे देना कि मौलिक कर्तव्यों को विधिक स्वीकृति, ऐसा दे दे तो सर विधिक स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं है, विधिक स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं है, विधिक स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं है, कोई कानूनी स्वीकृति इसे प्राप्त नहीं है, इसलिए दंत विहीन बाघ जैसे इसे बोला जाता है। जी हाँ, ये तो कंप्लीट नैतिकताओं पर ही निर्भर है। जिसने नैतिकता जवाब दिया सर ये नैतिकताओं पर ही निर्भर है। राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, ये डीपीएसपी जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 36 से 51 है। इसका स्रोत क्या है? सर इसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। नीति निदेशक तत्व है क्या? है क्या? स्पष्ट शब्दों में याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्व जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण की प्रावधान किया गया है, कल्याण का प्रावधान किया गया है। तो नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता प्रस्तावना से संबंधित है, प्रत्यक्षता प्रस्तावना से संबंधित है। सर संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, संघ के कार्यकारिणी पर, वास्तविक नहीं, देखो यहां लिखा है संवैधानिक प्रमुख है। कौन सा संवैधानिक प्रमुख है सर? इस कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में आप पढ़े होंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा और वह भारत के संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। उनमें नाम मात्र की कार्यपालिका भी निहित होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका भी निहित होती है। दोस्त थोड़ा तेज करेंगे। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? सर कोई राष्ट्रपति किसी मंत्री विशेष को हटा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, कभी नहीं। दूसरा, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दे, हां यदि राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य हो, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर राष्ट्रपति को अगर प्रधानमंत्री कहे कि किसी मंत्री को हटाने के लिए तो हटा सकता है, हटा सकता है। सर सुनो, राष्ट्रपति को जो है स्टैच्यू टाइप का कहा जाता है, वो अपना से कुछ नहीं सोचते हैं, उनको सोचवाया जाता है, उनको सोचवाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो क्या होता है सर? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किस कारण से? आकस्मिक रिक्ति यदि हो जाए, आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सर सुनो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं ना, तो वे राज्यसभा के सभापति नहीं रहते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। सभापति का पद उनको छोड़ना पड़ता है, सभापति का पद उन्हें छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। और उपराष्ट्रपति को सारे वेतन और भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलने लगते हैं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलने लगते हैं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण है?
सर भारत की न्यायपालिका का सबसे विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, एक एकल समन्वित तंत्र है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब सबका आना चाहिए, हर एक व्यक्ति का जवाब निकल के आना चाहिए। बहुत अच्छे, सुनो। तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और मुक्त है, बिल्कुल सही है सर। संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है कि भारत की संविधान ही संविधान की अंतिम व्याख्याकार कहलाती है। अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। इसका आंसर हमने बता दिया है ना कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली कर देता है, वो अध्यक्ष का पद खाली कर देता है। जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है ना, वो अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेता है। समझा दिए थे मेरे दोस्त? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को। बहुत अच्छे। वित्त के संदर्भ में संविधान ने, यहां देखो, वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर वित्त के संदर्भ में संविधान ने जो है वित्त के बंटवारे को वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, वित्त के बंटवारे को वित्त आयोग पर छोड़ दिया है साथियों। वित्त आयोग जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग जिसका प्रावधान संविधान के 280 में है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया ना है, जिसके अध्यक्ष अनवीर जो है अरविंद पनगढ़िया है, अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। सर 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वह 2026 के बाद अगले 5 वर्षों के, 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए होगा। क्या पूछा है? विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो अभिलक्षण अगर नहीं पूछा होगा तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर अभिलक्षण नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, सबके अच्छे बात। नहीं होगा, नहीं होगा, कोई गलत नहीं होता है सर, सबको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं ना। चलो, करा दिया है हमने उसको, बता दिए सर, बता दिए 29 नंबर को आपको। यहां देखो कि अभिलक्षण अगर नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने हां बता दिया था कि सर ये तीनों हां हैं, ये तीनों हां हैं, तीनों हां में है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? एग्जाम नहीं, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा के जो है सदस्य सामान्यतः कौन होते हैं? संबंधित ग्रामों के परिवारों के मुखियागण, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है साथियों? तो उस गांव से संबंधित जो समस्त मतदाता है वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। उस गांव से संबंधित समस्त मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है, मतदाता उसके सदस्य होते हैं। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है किसका? सर भारत में मतदाताओं का पंजीकरण कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरकार, निगम, व्यक्तिगत मतदाता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कौन उत्तरदायी है सर?
भारत में मतदाता पंजीकरण कौन कराता है? मतदाता पंजीकरण कौन कराता है? साथियों, भारत में मतदाता पंजीकरण उपयुक्त में से कोई नहीं, निर्वाचन आयोग कराता है। मतदाता पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पंजीकरण कराया जाता है। बहुत बढ़िया, निर्वाचन आयोग कराता है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधन अधिनियम में बना था। सिक्किम कब एक राज्य के रूप में बना था? राज्य बना था 32वें संविधान संशोधन 1974, 35वें संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम एक राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना था दोस्त, 1975 में बना था। जी हां, भारत का संघ, यहां देखो, भारत का संघ, भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़िए। अनुच्छेद 1 कंप्लीट इसी व्याख्या पर आधारित है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ना है, बहुत थ्रोली पढ़ लेंगे कि सर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर सी कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है इसमें। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। यह स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का बचाव। सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? जवाब सबका पहुंचना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है किसमें? बहुत अच्छे सर, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण है। गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्त। तो ये तो है ही स्वतंत्रता के अधिकार में। भाषण एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति तो 19(1)(a) में। जीवन एवं व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। क्या कमाल की बात है सर। सर, नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त है कि सभा होनी चाहिए। कि आप कोई भी सभा संघ बना रहे हो, किस पर आधारित होनी चाहिए? रचनात्मक उद्देश्यों के लिए, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, अहिंसक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर, फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी सभा कर सकते हैं, लेकिन वो सभा शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होना चाहिए, शस्त्र विहीन होना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में इसे भी शामिल है। यह शब्द कहीं चर्चा नहीं किया गया है मेरे दोस्त, न तो रचनात्मक शब्द की चर्चा है और न अहिंसक शब्द की चर्चा है। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा किससे होनी चाहिए? बहुत अच्छे। देखो, ये सब क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए सर, ये सब क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, ठीक है।
भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा मतलब क्या? एक बार प्रश्न का जवाब पढ़ के देते जाओ। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस लिया जा सकता है, किसी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस लिया जाता है। मेरे दोस्त, जीवन की स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लिया जा सकता है। पढ़िए अनुच्छेद 21 को कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल जीवन जीने का अधिकार है। अनुकूल जीवन जीने का अधिकार है मेरे दोस्त। बहुत अच्छे सुनो। अब भारत में जैसे यूथेनेसिया है, आप कहोगे कि भारत में यूथेनेसिया है, इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु में भी सक्रिय इच्छा मृत्यु होता है और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अपराध है। भारत में अभी भी सक्रिय इच्छा मृत्यु अपराध है मेरे दोस्त, जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रचलन में है साथियों। बहुत अच्छे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता लागू है? समान आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड लागू है। भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? भारत के कहां? वही मेरे भाई, इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है भारत में। आत्महत्या अपराध है। बहुत अच्छे सर। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां आचार नागरिक संहिता है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और अब एक राज्य नहीं, 2 राज्य हो गया है। गोवा में है और उत्तराखंड ने भी इसका घोषणा कर दिया है, बिल पेश कर दिया है उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य ने समान आचार संहिता को लागू किया है? तब जवाब दीजिएगा कि उत्तराखंड ने। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने इसे अपने कैबिनेट में पारित किया है। समान नागरिक संहिता क्या है? तो भारत में संहिता 2 प्रकार का है, कोड 2 प्रकार का है। एक कोड है आपराधिक कोड और जबकि दूसरा कोड है गैर आपराधिक। आपराधिक कोड जो है ना, जैसे पहले आईपीसी था, अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। ये सबके लिए समान है। जबकि गैर आपराधिक या सिविल मामले अभी भी धर्म के अनुसार संचालित होते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सब धर्म से संचालित होते हैं। जी हाँ, समान नागरिक संहिता होता है। यही हमने बना दिया इसको मेरे दोस्त। आगे बढ़ो। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? क्या कमाल का प्रश्न है सर, कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि क्या है? 5 वर्ष। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना हो, यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे सर। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि क्या है? याद रखिएगा। अरे वाह, बहुत ब्लंडर गलती हो रहा है बहुत लोगों से। एकदम गलती नहीं करना है मेरे दोस्त, सब गलत कर रहे हो। सर सुनो, 5 वर्ष तो होगा ही नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत दल का
विश्वास प्राप्त हो, बहुमत दल का विश्वास प्राप्त हो, तब तक ही वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, तब तक ही वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। बहुत अच्छे मेरे भाई। अब 2 नंबर सुनो ये क्या कह रहा है। 2 नंबर ऑप्शन कितना कमाल का है सर, कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है। मेरे भाई सबसे बड़ा दल तो विपक्ष में भी हो सकता है ना, अगर गठबंधन की सरकार होगी तो सबसे बड़ा दल विपक्ष में भी हो सकता है। अब बिहार के स्थिति में देखो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार विधानसभा से एग्जाम्पल ले लो कि सबसे बड़ा दल किसका है? तेजस्वी जी का है। क्या वो मुख्यमंत्री है? नहीं है मुख्यमंत्री मेरे भाई, ऐसे समझना है, एकदम गलत नहीं करना है। तो सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है। जी नहीं, यह देश किसी के निर्देश से नहीं, संविधान से संचालित होता है। बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन को गंभीरताओं को समझना है और गंभीर होकर के आपको जवाब भी देना है। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक कर देना है मेरे भाई। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? यदि महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का प्रावधान है। महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जो नियुक्ति करता है उसे ही त्यागपत्र भी दे देता है, त्यागपत्र भी उसे ही दिया जाता है। बहुत अच्छे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? यहां देखो, महत्वपूर्ण निर्णय की बात हो रही है कि महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है मेरे दोस्त? मंत्रिपरिषद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी सरकार का जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है ना, वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। सुनते हो कि नहीं आप सब कि सर ये कैबिनेट में पारित हो गया। किसमें पारित हो गया? तो कैबिनेट में पारित हो गया। महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है? कमाल का क्वेश्चन है सब, कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है साथियों? धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है, धन विधेयक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 117 में है, जो अनुच्छेद 117 में है। सर इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंसेस क्या है? जवाब आना चाहिए। हर एक शेर और शेरनियों का हंसता लहलहाता हुआ जवाब पहुंच जाना चाहिए यहां तक। सर वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल मेरे भाई यही अंतर है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा बोर्ड पर और इस पर एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। धन विधेयक जो केवल लोकसभा में पारित होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेरे भाई जैसे ही लोकसभा से धन विधेयक पारित करके राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, 14 दिन के अंदर उसे पारित करना राज्यसभा की जिम्मेदारी है, अन्यथा स्वतः पारित मान लिया जाता है। स्वतः पारित मान लिया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है किससे? सर ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी किससे संबंधित है? व्यवसाय सलाहकार समिति से,
सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से, लोक लेखा समिति से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध किससे रहा है साथियों? सीएजी का संबंध किससे है? बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे, कुछ लोगों के अच्छे जवाब है सर सीएजी का संबंध लोक लेखा समिति से करता है। यहां देखो, सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है या अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे सदन में भेजवाता है और सदन के उस रिपोर्ट को जांच कौन करता है? तो लेख लेखा समिति के द्वारा उसका जांच होता है। इस लोक लेखा समिति के द्वारा उसका जांच होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सर लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका नेता विपक्ष का नेता होता है, इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है। आकस्मिकता निधि को, ये आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है साथियों? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के समय, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कैसे इसका यूज करता है सर? बहुत अच्छे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 ये आकस्मिक फंड का चर्चा करता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के अंदर आकस्मिक फंड होगा और राष्ट्रपति इसका उपयोग संसदीय स्वीकृति से पूर्व करता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने सी बताया सर, संसदीय स्वीकृति से पूर्व करता है, संसदीय स्वीकृति से पूर्व करता है मेरे भाई। केवल राष्ट्रीय संकट में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संकट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे सर, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपने पद से हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपने पद से हटा सकता है सर? सुनो, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो आधार होगा कदाचार के आधार पर। कौन हटा सकता है? तो सदन के द्वारा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। संसद यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इसे हटा सकती है, इसे हटा सकती है मेरे साथियों। अभी वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? सर 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए वो उसका कार्यकाल होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सबको गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग है। चैट बॉक्स तेज चलना चाहिए। महाभियोग उसका नाम होता नहीं है सर, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग नाम नहीं है उसका। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? एक शब्द है समाजवादी, समाजवादी। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा है अखंडता।
तीसरा है अखंडता, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है मेरे दोस्त। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? नाम सुने हो? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है सर? अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता सर, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तो इसमें सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? राष्ट्रीय अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार। सर, सॉलिसिटर जनरल ये कानूनी सलाहकार होता है। सुनो, भारत में सेकेंड नंबर पर दूसरे नंबर का कानूनी या विधि अधिकारी होते हैं, दूसरे नंबर के विधि अधिकारी होते हैं। पहले नंबर के या शीर्ष विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। शीर्ष विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। सॉलिसिटर जनरल ये दूसरे विधि अधिकारी होते हैं। जी हां, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत की संविधान अवशिष्ट शक्तियों को किसमें निहित करता है? भारत के संविधान, अरे किताब दिया है बीपीएससी नहीं, आदित्य सिन्हा जी, गूगल कर लीजिए एक बार, ठीक है, गूगल करिए। सुनो, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, राज्य में निहित है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। किसमें निहित है मेरे साथियों? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित किया गया है, केंद्र में निहित किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित की गई है, इसे संघीय सूची में रखा गया है। जैसे भविष्य में आने वाले किसी प्रकार की समस्याओं के लिए भी संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। बहुत अच्छे सर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? कमाल के प्रश्न है सर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। सर 48 से संबंधित है पर्यावरणीय संरक्षण से, 48 संबंधित है पशुपालन से, 48 संबंधित है, 48 संबंधित है दुधारू पशुओं के वध को रोकने से, वध को रोकने से। अनुच्छेद 42 संबंधित है। क्या कमाल का प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 संबंधित है किससे? ये केवल 42 संबंधित है किससे? तो मन उचित कार्य की दशाएं उत्पन्न की जाए। दूसरा, महिलाओं को प्रसूति में सरकारी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सर, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के विषय पर, राज्य सूची के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषय पर। केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है किस विषयों पर? सर, केंद्र सरकार राज्यों को संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों के विषयों पर, तीनों सूचियों के विषयों पर जो है
निर्देश जारी कर सकती है, तीनों सूचियों के विषय पर निर्देश जारी कर सकती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? सर, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। सर, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो अनुच्छेद 108 में है, इसे कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन जिसे राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होता है। संयुक्त अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा इसे आहूत किया जाता है। बहुत अच्छे। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहां थी? सर, उड़ीसा जिसका गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को, उड़ीसा जिसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ है, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी? उड़ीसा की प्रारंभिक राजधानी कटक थी। वर्तमान राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। जी हां, बहुत अच्छा। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? सर, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानमंडल का। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? मेरे दोस्त, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन भी मिलता है ना, अभी वर्तमान वेतन कितना है? 4 लाख रुपए का है। वर्तमान वेतन 4 लाख रुपए का है। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे साथियों? भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा। सर, नीलम संजीवा रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे मेरे दोस्त। राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा ये बहुत अच्छे। नीलम संजीवा रेड्डी राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। सर, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त हो रहा है? राज्य सरकारों को भी सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? बिक्री कर, निगम कर, सीमा शुल्क, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर, ये बिक्री कर, ये सेल टैक्स है, सेल टैक्स है। आप सुने हो ना, SGST, SGST यही बिक्री कर से संबंधित है। तो राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा आय किससे प्राप्त हो रहा है? SGST से प्राप्त हो रहा है। SGST से प्राप्त होगा मेरे भाई। सेल टैक्स क्या है? तो GST है। सेल टैक्स क्या है? GST है, GST है। तो SGST से किसी भी राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार की बात पूछा है, सीमा शुल्क राज्य सरकार की नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण
अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर न्यायिक समीक्षा भी हमने अमेरिका से लिया है, मौलिक अधिकार भी लिया है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। बहुत अच्छे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायत के गठन का, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं दोस्त, इसमें रीट जारी करने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की रीटीय शक्ति है। अनुच्छेद 48 अभी हमने डिस्कस किया है 48 को, कि पर्यावरण संरक्षण, दुधारू पशुओं की हत्या पर बैन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 40, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया? 14, 18, 16, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है मेरे भाई? भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? यहां अंबेडकर ने कहा था इसी को संविधान का आत्मा, अंबेडकर ने इसे ही संविधान का आत्मा कहा है मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा कहां है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। बिहार की मैथिली को रखा गया है। जी हां, 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? क्वेश्चन आ चला है सर, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। भारत में अभी मुख्य न्यायाधीश कितने क्रम के हैं? 50वें नंबर के। 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ है सर, 50वां मुख्य न्यायाधीश है। कितने वर्षों पर सेवानिवृत्ति की आयु है? 65 वर्ष पर। 65 वर्ष पर सेवानिवृत्ति की आयु है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को, देखो इसे समाप्त कर दिया गया है मेरे भाई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा का सदस्य बनने हेतु मनोनीत किया जाता है, इसे समाप्त कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद भी देख लो, अनुच्छेद 331 में यह एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 जिसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते थे। 104वां संविधान संशोधन से इसे समाप्त कर दिया गया, या इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा है तो बता देंगे एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को। भारत के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? सर भारत के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, संघ का प्रधानमंत्री, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। सर गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
पति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में आरक्षण किस आधार पर प्रावधान किया गया है? अब तो सुनो, जब से ईडब्ल्यूएस आ गया ना, तब से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, 103वां संविधान संशोधन। जबकि अगर जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं था तो भारत में जाति आधार पर आरक्षण दिया जाता था। जाति आधार पर आरक्षण के पीछे यह तर्क दिया गया कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन जाति के आधार पर है। अभी प्रश्न में सिर्फ जाति है तो लगा दीजिएगा सर जाति के आधार पर दिया जाता है, बाकी मैंने ईडब्ल्यूएस को भी समझा दिया। ठीक है, बहुत अच्छे, ईडब्ल्यूएस को भी समझा दिया कि ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसे लागू किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। आज थोड़ा छोटा सेशन होगा, लेकिन कल फिर 8-10 घंटे का सेशन होगा सर। राम उत्तम जी, डी इसलिए नहीं होगा ना, डी इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि इसमें एक ही दिया है। यहां देखो मेरे भाई, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। अगर आर्थिक आधार पर दिया रहता तब न डी लगा देते मेरे भाई, इसलिए डी नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड पर हो। कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथियों, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? सर प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम उम्र क्या है और प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? दोनों पर बात करेंगे, दोनों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है साथियों? बहुत अच्छे सर, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र कम से कम 25 साल है, क्योंकि 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने का उम्र है। 25 साल लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र का प्रावधान किया गया है। योग्यता अगर पूछे तो कहिएगा कि संविधान में उल्लेख नहीं है। सर संविधान में उल्लेख नहीं है योग्यता का, लेकिन 2 शर्त का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 शर्त का प्रावधान किया गया है। पहला, या तो संसद का सदस्य होना चाहिए, या दूसरा कि होने की योग्यता हो और 6 माह के अंदर में किसी संसद के सदस्य के रूप में यदि निर्वाचन हो जाता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये शर्त है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। यहां देखो, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक होता है? 3 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक, 6 और 1 से अधिक। सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, लेकिन लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। साथियों आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। सभी सदस्यों के द्वारा होता है, वो या तो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों इसका हिस्सा बनते हैं, दोनों इसका हिस्सा बनते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है?
कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है मेरे दोस्त? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं साथियों, तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर दिया हो ऑप्शन में ना कि विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद वाला भाग नहीं लेता है। और संसद प्लस विधानसभा का मनोनीत सदस्य, विधानसभा का मनोनीत सदस्य, ये भाग नहीं लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। ठीक करते रहना है, बहुत अच्छा समझा दिए हैं उसको। निसब निराला जो भी हैं, आप बहुत परेशान है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड पर रहिए। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मेरे साथियों, राज्यसभा के द्वारा नामांकित पहली अभिनेत्री बैजंती माला नरगिस माला सिन्हा, राज्यसभा के लिए नामांकित पहली जो है अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त थी। आसान प्रश्न है, तेज रोटेट कराएंगे, ठीक है। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? सर, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश किस निषेध अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। सर, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण। देखो, गिरफ्तारी और निरुद्धि में एक अंतर होता है। गिरफ्तारी अपराध करने के बाद होता है और निरुद्धि अपराध करने की आशंका के आधार पर किया जाता है। बोर्ड पर बने रहिए। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो कारखानों में बलात् श्रम पर बात किया है, तो बलात् श्रम अनुच्छेद 23 होगा, बलात् श्रम अनुच्छेद 23 होगा। बहुत अच्छे सर, बलात् श्रम अनुच्छेद 23 होगा। शब्द पर ध्यान देना है। बल, यदि यह कहे कि बाल श्रम का निषेध किया गया है, तो बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में है। बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक जो श्रम का प्रावधान है ना, वो अनुच्छेद 23 में किया गया है। जी हां। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? सर, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया था। संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधि में स्वीकार किया था। देखिए, मिथुन मंडल जी कह रहे हैं कि 24 से होगा। सर, मिथुन मंडल जी, अब 10 को क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पूछिएगा तो कैसे लौटेंगे। सुनो, 23 और 24 देख लो। अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध है। अर्थात किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम को नहीं कराया जा सकता है, मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है, बेगारी नहीं कराया जा सकता है, बेगारी नहीं कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 24 है ना कि बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध किया गया है। तो यहां बलात् लिखा है कि बाल लिखा है? मेरे भाई, बलात् प्रवेश पर निषेध है, तो बलात् मतलब होता है बलपूर्वक, वो अनुच्छेद 23 होगा। ठीक है, अपडेट कर लीजिए। अब इतना आराम से पढ़ाएंगे तो बताओ 500-600 क्वेश्चन कराते हैं, वो कैसे करा पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दो, ठीक है। बधुआ मजदूरी, जी हां, बधुआ मजदूरी का भी निषेध किया गया है। आपका एग्जाम बीत जाएगा ना, उसके बाद से मेरी योजना है कि एक दिन में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा अगस्त वाले लोगों के लिए, और 30 क्वेश्चन 2.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाऊंगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन तक अभी 200-300 क्वेश्चन मैं पर डे कराऊंगा, ठीक है।
बहुत अच्छे सर, ठीक है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? हो चुका है सर। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? भारत में संवैधानिक विफलता होने पर, संवैधानिक विफलता होने पर यानी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा हो, तो लॉ एंड ऑर्डर टूटने पर किसका प्रयोग होता है? अनुच्छेद 360, 356, 250। सर अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है मेरे भाई, बहुत अच्छे, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है, वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। वित्तीय आपात की, भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था पंजाब में, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा है पंजाब में, 1951 में लगा है, 1951 में लगा है साथियों। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन हो सकता है, जबकि पंजाब में 5 वर्ष हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जवाब सबका आना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं साथियों। चलिए, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आसान प्रश्न था, सबके अच्छे जवाब भी हैं, सबके अच्छे जवाब भी हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? सर राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने आधारों पर सदस्यों को मनोनीत करता है? किन किन आधारों पर करता है? उसका आधार क्या है? आधार क्या है सर? तो साहित्य के आधार पर, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, विज्ञान, कला और समाज सेवा। राज्य में आओगे ना तो यहां एक बढ़ जाएगा। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सर बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था, लेकिन इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1957 में। 1957 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था साथियों, 1957 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? भारतीय संविधान ने कब अंगीकार किया था मेरे दोस्त? बहुत अच्छे। सेशन को एक बार लाइक कर देना है सर, बहुत देर हो गया, अभी 1000 भी लाइक नहीं पहुंचाए आप लोग, लाइक कर दो एक बार। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार किया था मेरे भाई? जवाब सबका आना चाहिए, गड़बड़ कर रहे हो कुछ लोग। सर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? पिंगली वेंकैया इसके रचनाकार हैं, पिंगली वेंकैया। इसके रचनाकार कौन है? पिंगली वेंकैया ने इसे बनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जो है स्वीकार किया गया था। बहुत अच्छे।
सर उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का पहला, अभी आसान क्वेश्चन है सर, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है सर, अब इसमें आपका समय नहीं लेंगे। भारत का पहले राष्ट्रपति कहां से थे? बिहार से थे। बिहार के सिवान के जीरादेई में, बिहार के सिवान के जीरादेई से थे सर, सिवान के जीरादेई से थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया था? कमाल का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन समझ लो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग। सर कौन इसमें संवैधानिक संस्था है? कमाल का क्वेश्चन है कि कौन इसमें संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग है साथियों, चुनाव आयोग। बहुत अच्छे। चुनाव आयोग जिसकी स्थापना अनुच्छेद 324 में दिया गया है, 324 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में आया है, जो है 1993 में आया है, 12 अक्टूबर 1993 को। बहुत अच्छे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? सर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इस अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे, खाद्य कृषि विभाग के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए थे। विदेश मामलों, राष्ट्रमंडल मामलों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन है? सर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यह CSIR एक स्वतंत्र निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत अच्छे। जवाब सब लोगों का आना चाहिए, हर एक व्यक्ति का जवाब आना चाहिए सर। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत गांधी के दर्शन से जुड़ा है? यहां देखो, धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सर गांधी के दर्शन से अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। के संथानम ने, याद रखिएगा सर, के संथानम ने इसे संविधान सभा में पेश किया था। के संथानम ने इसे संविधान सभा में पेश किया था मेरे मित्र। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं या भाग हैं? भाग कर लो सर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? फटाफट बता दो, ये तो आसान क्वेश्चन है सर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं सर, जबकि अभी आर्टिकल की संख्या 465 से ऊपर हो चुका है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय सरकार द्वारा
ये दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? अब भारत में तो एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है मेरे दोस्त, ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ही पूछा है कि कब दोहरी नागरिकता को स्वीकृत किया गया था सर? बहुत अच्छे। 2005 में, 2010 में, 2011 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सर दोहरी नागरिकता को 2005 में इसे लाया गया है। इसे रक्त के अधिकार कानून कहते हैं, याद रखिएगा सर, इसे रक्त का अधिकार कानून कहते हैं। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रवासी है तो उसके बच्चों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा, बांग्लादेश और भारत को, बांग्लादेश और भारत को इससे हटा दिया गया था। जी हां, बहुत अच्छा चीज है सर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है सर? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? देखो, स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 तक मोटा मोटा फॉर्म में है, लेकिन आपको वाक्य अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य कौन है? राज्य कौन है? तो केंद्र की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं और वह प्राधिकारी जो राज्य के शक्ति का उपयोग करते हैं, राज्य के शक्ति का उपयोग करते हैं। 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का निषेध किया गया है साथियों, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ है? किस वर्ष प्रभावी हुआ है सर? आरटीआई कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कानून राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष प्रभावी हुआ है? 2005 से। कब प्रभावी हुआ है? 2005 से। बहुत अच्छे। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी शायद चर्चा हुई है सर कि संयुक्त अधिवेशन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। एक चीज और बताओ, अभी तक कितना बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? अभी तक 3 बार अधिवेशन हुआ है सर। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला कब हुआ था? 1961 में। किस आधार पर, किस लिए किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम के लिए, दहेज निषेध अधिनियम के लिए किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम के लिए किया गया था। दूसरा किया गया है 1978 में। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग के गठन के लिए। और तीसरा 2002 पोटा के लिए, इसे पोटा के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है सर? सबसे ज्यादा रहा है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबके अच्छे जवाब है सर। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है मेरे भाई। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन। सर राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का वो 1952 में निर्वाचित हो रहे हैं और 1962 तक दो बार रहे हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक शक्ति दी गई? सर किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 17वां, 60वां, 73वां, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और पंचायतों के लिए 29 विषय निश्चित किए गए थे। 29 विषय निश्चित किए गए थे मेरे दोस्त। जी हां, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है सर? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं सर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे शपथ दिलाते हैं। इंडिया के द्वारा इसे शपथ दिलाया जाता है। बहुत अच्छे सर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की 65 वर्ष है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष है। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे सर? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे हैं साथियों? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अंबेडकर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं सर। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाब आना चाहिए सर। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री बनाए गए थे और इन्हें 562 रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय प्राप्त है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता है दोस्त। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? सर, भारत की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य हो। सर, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। सदस्य बनने की बस योग्यता रखता हो, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। लाभ के पद पर नहीं हो, ये भी है, लाभ के पद पर नहीं हो। एक चीज पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या उसे नैसर्गिक नागरिक होना चाहिए? मायने नहीं रखता है मेरे भाई, मायने नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई डी लगा रहा है, क्यों रे मेरे भाई? शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? सर, शारदा अधिनियम जो हरबिलास शारदा, नाम याद रखिएगा, हरबिलास शारदा के प्रयास से, हरबिलास शारदा के प्रयास से 1929 में लाया गया। 1929 में लाया गया। इसका संबंध किससे था सर? इसका संबंध किससे था? इसका संबंध किससे था? विधवा पुनर्विवाह से, बाल मजदूरी, अंतरजातीय विवाह से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस शारदा अधिनियम का संबंध था बाल विवाह से। बाल विवाह को रोकने के लिए, सर, शारदा अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए जो पुरुषों की आयु है ना, उसको न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि महिलाओं के आयु को न्यूनतम 14 वर्ष किया गया था। न्यूनतम 14 वर्ष किया गया था। बहुत अच्छे। सेशन को एक बार लाइक कर देना है, शेयर करते रहना है, शेयर नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई। भारत के हर एक गांव तक सेशन को पहुंचाना है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर बनाया गया है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। बहुत बढ़िया मेरे भाई सर, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था मेरे दोस्त, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। बहुत अच्छे। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती है किसमें? सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है सर? देखो, सरकार के संसदीय रूप में जो वास्तविक शक्तियां होती है वह मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है सर, वह मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, इसी में निहित होती है, इसी में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छे सर। भारत में वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री में ही वास्तविक शक्तियां निहित होती है। बहुत अच्छे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 आगाज हो चुका है साथियों, नामांकन शुरू हो चुका है। आप सब अपनों का नामांकन करा करके और निश्चित रूप से उनकी सफलता पर मुहर लगा देंगे, क्योंकि बहुत बेहतर बैच है। 6 महीना लगभग इस बैच का पीरियड ऑफ टाइम है। फाउंडेशन बैच है, एक एक चीजों को पढ़ाया जाएगा। लंबे अवधि तक चलने वाला शानदार बैच है मेरे भाई। जी हां, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? सोशलिस्ट, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है साथियों? आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। जी हां, समाजवादी शब्द को असमानता को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द को असमानता समाप्त करने के लिए जोड़ा गया है। मैं किस आधार पर कह रहा हूं यह भी सुनो मेरे भाई। एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, डीएस नाकरा केस। इस डीएस नाकरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट में लिखा है मेरे भाई कि भारतीय समाजवाद का अर्थ असमानता को समाप्त करना है, अमीरी और गरीबी के खाई को दूर करना है, वंचित वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। सर, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और उसे दंडनीय बनाया गया है? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान लाया गया है? 15, 16, 17, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सर, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 17 देख लोगे कि सर अस्पृश्यता, पहले बताओ अस्पृश्यता कहते किसको है? अस्पृश्यता है क्या मेरे दोस्त? तो भेदभाव या छुआछूत है। छुआछूत है किस आधार पर? तो किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, मृत्यु या बीमारी के आधार पर भेदभाव करना छुआछूत कहलाता है। भारत सरकार ने, बहुत अच्छे, सबके अच्छे जवाब आ रहे हैं सर। अनुच्छेद 15, 16 अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में है रोजगार में अवसर की समानता होगी। रोजगार में अवसर की समानता होगी। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? सर, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन चला सकता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा
कोई भी विधानसभा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कौन चला सकता है साथियों? सर, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन चला सकता है? याद रखिए, दोनों सदनों में से कोई भी सदन, दोनों सदनों में से कोई भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन जहां भी शुरू होगा 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए मेरे भाई। तो केवल लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा। सर, इसमें इसको हटा दो, लोकसभा केवल को हटा दो। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे शुरू किया जा सकता है। ये केवल शब्द नहीं होना चाहिए, केवल शब्द नहीं होना चाहिए, दोनों में शुरू किया जा सकता है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, दोनों में शुरू किया जा सकता है। अगर केवल शब्द को रखोगे तो ऑप्शन ई हो जाएगा। बहुत अच्छा, एक से अधिक, जी हां। कौन सा राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ सर श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 24 जनवरी 1966 को ये प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और इसी दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने के लिए पात्र नहीं होगा कब? भारत में राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में कब मतदान नहीं कर सकता है साथियों? मतदान के लिए कब पात्र नहीं होगा? जवाब सबका आना चाहिए। मतदान के लिए कब पात्र नहीं होगा? यदि वह स्वयं ही प्रत्याशी हो, दूसरा उसे राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, उसे राज्य की विधान परिषद का जब सदस्य होगा तब। कब वोट नहीं देगा? कब वोट नहीं देगा? बहुत अच्छे, कुछ लोगों के बहुत अच्छे जवाब है सर। राष्ट्रपति के चुनाव में, सुनो धैर्य से सुनो, राष्ट्रपति के चुनाव में सर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सर, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन रहा है? पहला अध्यक्ष कौन रहा है साथियों? लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर रहे थे, जीवी मावलंकर रहे थे साथियों। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर रहे थे। अनुच्छेद 93 में 93 में लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में ओम बिरला है, अभी ओम बिरला है साथियों। सार्वजनिक खाता समिति, देखो ये शब्द से मत घबराना, सार्वजनिक को ही बोलते हैं लोक। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चयनित, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मेरे साथियों, लोक खाता समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है, जो विपक्ष का नेता होता है। एक जो है विपक्ष का नेता होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कार्य होता है सीएजी के रिपोर्ट का जांच करना। वर्तमान समय में अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं। बहुत अच्छे, सबके अच्छे जवाब हैं सर। उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या को कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है सर? उच्च न्यायालय में जजों की संख्या को, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है।
बहुत बढ़िया। आज आप लोग भी थके हैं ना, थोड़ा मेरा भी तबीयत आज बहुत ठीक नहीं है, तो मैं क्लास आज छोटा ही रखूंगा मेरे भाई। बस 2-3 क्वेश्चन करा करके आज क्लास छोड़ेंगे। आप लोग भी आज पूरा नींद लेना, क्योंकि कल पूरे रात भर जो है महा मैराथन चलता रहेगा। रात भर का कल सेशन लेना है, इसलिए आज पूरा नींद लेना है। आप लोग भी खूब बेहतर से सोना, हम भी बेहतर सोएंगे, और कल रात भर आप और हम दोनों मिलकर के एक ऐतिहासिक सेशन बनाएंगे, एक नया इतिहास और कीर्तिमान को स्थापित करेंगे मेरे भाई। उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। राज्यपाल द्वारा कौन अनुमोदित होता है सर? राज्यपाल कौन अनुमोदित करता है? अब देखो, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस सूची पर? तो राज्य सूची के विषयों पर। राज्य सूची के विषयों पर तो राज्य विधायिका ये अनुमोदित होती है, ये अनुमोदित होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। आज सेशन को छोटा रखेंगे, यहीं पर छोड़ना है सर। बहुत बढ़िया। जिनको इकोनॉमिक्स का, जहां इकोनॉमिक्स का सेशन भी ले लेंगे। आदित्य, पल्लवी, कन्हैया, राज और कौन है, इकोनॉमिक्स का सेशन जहां चलेगा। बहुत बढ़िया। कल से लंबा सेशन होगा, फिर 500-600 क्वेश्चन का सेशन रहेगा। एनसीईआरटी अभी दिन भर का क्लास चल रहा है। मला जी मेरा बहुत थक जा रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, कल लंबा सेशन होगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दो। आज छोटा सेशन रखे हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सब लोग सेशन को एक बार लाइक कर दोगे। बहुत अच्छे, थैंक यू। जय हिंद साथियों।